माई सेल्फ डिगेश्वरी देवांगन, गेस्ट लेक्चरर, कॉमर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जीएचजी पीजी कॉलेज बालोद। तो आइए अब हम डिस्कशन करते हैं सामान्य बीमा कंपनी का चिट्ठा। ठीक है, अभी तक हमने पिछले लेक्चर में जो है आगम खाता है ना, और लाभानी खाता और जो है अलग अलग कंपनियों का आगम खाता जो है हमने बनाना सीखा है। अब हम डिस्कशन करेंगे सामान्य बीमा कंपनी का चिट्ठा। तो किस प्रकार जो है सामान्य बीमा कंपनी का चिट्ठा तैयार किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि बीमा व्यवसाय में टोटल 15 अनुसूची होते हैं। कितना? 15, जिसमें से 1 से 4 अनुसूची का प्रयोग जो है आगम खाता बनाने में किया जाता है और 5 से लेकर 15 तक के है ना अनुसूची का जो है उपयोग चिट्ठा बनाने में किया जाता है। तो चलिए देखते हैं चिट्ठा। 31 मार्च को समाप्त वर्ष का विवरण, सूची नंबर चालू वर्ष और गत वर्ष। ठीक है, अब कोष के स्रोत में लिखते हैं जो दायित्व होता है ना, दायित्व को कहा जाता है कोष का स्रोत। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले शेड्यूल अनुसूची नंबर 5 में आता है अंश पूंजी। ठीक है, फिर 6 में आता है संचयम आधिक्य, फिर उचित मूल्य में परिवर्तन खाता, फिर 7 में आता है उधार, फिर इसका टोटल हो जाता है ना कुल। बस दायित्व जो है ना, आपके दायित्व पक्ष में बस इतना ही आता है। ठीक है, 5, 6 और अनुसूची 7, फिर टोटल। आइए अब हम संपत्ति पक्ष की जानकारी ले लें। कोषों का प्रयोग जो है संपत्ति कहलाता है ना, संपत्ति पक्ष जो है उसको क्या बोलते हैं? कोषों का प्रयोग। इसमें आता है विनियोग अनुसूची 8 में, अनुसूची 9 में ऋण, अनुसूची 10 में स्थायी संपत्तियां, फिर उसके बाद चालू संपत्तियां है ना, फिर नगद व बैंक बाकी अनुसूची 11 में, अग्रिम एवं अन्य संपत्ति अनुसूची 12 में। फिर इन सब का टोटल कहलाता है उपकुल यानी सब टोटल ऑफ ए का सब टोटल। फिर उसके बाद अनुसूची 13 में चालू दायित्व, अनुसूची 14 में प्रावधान, फिर इन दोनों का टोटल कहलाता है सब टोटल बी है ना। फिर उसके बाद शुद्ध चालू संपत्ति, अब हम क्या निकालेंगे? शुद्ध चालू संपत्ति, तो सी। शुद्ध चालू संपत्ति को किससे इंडिकेट करते हैं? सी से। तो सी इजुगल टू आता है ए माइनस बी, सब टोटल ए माइनस सब टोटल बी। ठीक है, फिर उसके बाद लिखते हैं विविध व्यय, जो किसके अंतर्गत आता है? अनुसूची 15 के अंतर्गत आता है विविध व्यय। फिर उसके बाद क्या करते हैं? लाभ हानि का डेबिट शेष। क्या लिखते हैं? लाभ हानि का डेबिट शेष। अब देखिए यहाँ पर हमने सी निकाल लिया, फिर उसके बाद विविध व्यय ले लिए, फिर लाभ हानि का डेबिट शेष। ठीक है, फिर इसका टोटल। अब दायित्व पक्ष का भी टोटल आ गया और ये संपत्ति पक्ष का भी टोटल, दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट या इन्वेस्टमेंट रिजर्व के डेबिट या क्रेडिट शेष को फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट में, अर्थात जो है किसमें? जो उचित मूल्य परिवर्तन खाता में लिखेंगे। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन अकाउंट है या इन्वेस्टमेंट रिजर्व है, उसको यहाँ पे दर्शाएंगे है ना। तो ये तो हो गया अब आपका फॉर्मेट है ना, प्रारूप। ये है उसका प्रारूप, चिट्ठा का प्रारूप। अब हम एक एक करके डिटेल करते हैं। तो अब हम डिस्कशन करते हैं शेड्यूल नंबर 5, अनुसूची 5 में है हमारा क्या? अंश पूंजी। ठीक है, अनुसूची 5 में क्या है? अंश पूंजी। तो इस अनुसूची में विभिन्न प्रकार की पूंजी एवं विभिन्न प्रकार के अंशों को अलग अलग दर्शाया जाता है। बोनस अंशों के निर्गमन के कारण पंजीकृत राशि को स्पष्ट किया जाना चाहिए। यदि पूंजी का कोई भाग सूत्रधारी कंपनी के पास हो तो उसे भी पृथक से स्पष्ट करना चाहिए। अंशों को वापस खरीद और प्रारंभिक व्ययों की राशि को पूंजी की कुल राशि में से घटाया जाएगा। अंशों की जो वापसी खरीद है, तो ये हो गया अंश पूंजी। अब हमारा दूसरा है अनुसूची 6 में है संचय एवं आधिक्य। ठीक है, तो अनुसूची 6 में संचय एवं आधिक्य में विभिन्न प्रकार के संचयों और लाभ हानि खाते के जो क्रेडिट शेष है को शीर्षक में जोड़ा जाता है। मतलब जो संचय है उसमें हम क्या जोड़ेंगे? लाभ हानि के क्रेडिट शेष को। लेकिन लाभ हानि खाते के डेबिट को अंशों के वापसी क्रय में प्रयुक्त राशि को घटा दिया जाना चाहिए। प्रत्येक संचय में वर्ष में हुई वृद्धि या कमी को स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए। यदि इस शीर्षक का योग ऋणात्मक आता है तो इसे अनुसूची 15 अर्थात विविध व्यय में दर्शाना चाहिए। ठीक है,
अब है हमारा उधार अनुसूची 7। इस अनुसूची में ऋण पत्रों, बॉन्ड्स, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों को दर्शाया जाता है। यह ध्यान में रखें कि सुरक्षित एवं असुरक्षित ऋणों को पृथक दर्शाया जाएगा। चिट्ठे की तिथि से 12 माह के अंदर देय राशि को पृथक से प्रकट किया जाएगा। तो ये तो हो गया आपके दायित्व पक्ष का, है ना। अब हम संपत्ति पक्ष का डिस्कशन कर लेते हैं। अब हमारा अनुसूची 8 जिसमें है विनियोग। ठीक है, इस अनुसूची में विनियोग को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, दीर्घकालीन और अल्पकालीन। ठीक है, दीर्घकालीन विनियोग, अल्पकालीन विनियोग। जो चिट्ठे की तिथि से 12 माह के अंदर परिपक्व हो रहे हैं या जिनका 12 माह के अंदर निस्तारण करने का विशिष्ट इरादा है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सूत्रधारी, सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी उपक्रम में विनियोग को स्पष्ट दर्शाना चाहिए। सूचीबद्ध क्षमता प्रतिभूतियों एवं डेरिवेटिव के अतिरिक्त कंपनी के विनियोगों की कुल राशि और उनके बाजार मूल्य में को भी दर्शाना चाहिए। भारत में और भारत के बाहर विनियोगों को पृथक से दिखाना होगा। अब है अनुसूची 9 ऋण। ऋणों को 4 आधारों पर वर्गीकृत करके दर्शाया जाता है। सुरक्षा या प्रतिभूति के आधार पर, नेक्स्ट है ऋण लेने वालों के अनुसार, निष्पादन के अनुसार और परिपक्वता के आधार पर। अब अल्पकालीन ऋणों में उन ऋणों को शामिल किया जाता है जो चिट्ठे की तिथि से 12 माह के अंदर भुगतान के लिए देय होते हैं। अब अनुसूची 10 में स्थायी संपत्तियां। तो इस अनुसूची में प्रत्येक स्थायी संपत्ति का प्रारंभिक शेष, वर्ष में वृद्धि, वर्ष में कमी तथा ह्रास को दिखाया जाएगा। नेक्स्ट अनुसूची 11 रोकड़ एवं बैंक शेष। तो रोकड़ एवं बैंक शेष में रोकड़ को दिखाएंगे, है ना, बैंक शेष को दिखाएंगे। मांग और अल्प सूचना पर राशि को शामिल किया जाएगा। ठीक है, मांग को और जो है किसको, अल्प सूचना पर राशि को शामिल किया जाएगा। अनुसूची 12 अग्रिम एवं अन्य संपत्ति। इस अनुसूची को 2 भागों में बांटा गया है ना। एक जो है आपका है अग्रिम और अन्य संपत्तियां। यदि किसी मत के विरुद्ध संदेहप्रद राशि हो तो उसे स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए। जैसे कोई अग्रिम प्राप्त है ना, तो उसको हम जो है कहाँ लाएंगे, संपत्ति, है ना। एडवांस प्राप्त होता है उसको हम कहाँ लिखेंगे, संपत्ति की ओर लिखेंगे। अब इनका टोटल आएगा क्या, सब टोटल कहलाएगा अनुसूची 8, 9, 10, 11, 12 इन सब का टोटल कर देंगे, फिर वो हमारा क्या कहलाएगा, सब टोटल ऑफ ए। ठीक है, अब चालू दायित्व किसमें, अनुसूची 13 में। अनुसूची 13 में जो है चालू दायित्व का जो है डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए इस अनुसूची में एजेंट के शेषों, जैसे कि आपको पता है कि चालू दायित्व में जो है क्या क्या आता है, तो इसमें एजेंट के शेषों, अन्य बीमा कंपनियों को देय राशि, अग्रिम में प्राप्त प्रीमियम, विविध लेनदार, अदत्त दाव इत्यादि को शामिल किया जाता है। और जैसे कोई इसमें जो है बैंक अधिविकर्ष है ना, जैसे एजेंटों को शेष है ना, एजेंटों के जो शेष है वो, तो बैंक अधिविकर्ष है, फिर देय विपत्र है। ठीक है, और जो है कोई अदत्त दावा है, लेनदार है, कोई अग्रिम प्राप्त प्रीमियम है ना, उसको चालू दायित्व में शामिल करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले जो हम चिट्ठा बनाते थे उसमें जो है हमारा दायित्व में, है ना, दायित्व पक्ष में ही चालू दायित्व जो है आता था, स्थायी दायित्व और चालू दायित्व का हम जो है वहाँ पे क्या करते थे, उल्लेख करते थे। लेकिन इसमें जो है यानी बीमा कंपनी का जो चिट्ठा है वो अलग प्रकार से बन रहा है। इसमें क्या है कि जो चालू दायित्व है वो हमारे संपत्ति की तरफ आ गया है ना, क्या आ गया, संपत्ति। लेकिन इसको हम माइनस करेंगे, है ना, जब आगे जो है हम शुद्ध चालू संपत्ति की जब गणना करेंगे तो फिर इसको आगे माइनस करेंगे। तो इसको ध्यान में बिल्कुल रखना है कि शेड्यूल 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो है कहाँ कहाँ
जा रहा है किस, और इसमें कौन कौन सी मदें आएंगी, है ना, फॉर्मेट के अंदर हम कहाँ कहाँ इसको दिखा रहे हैं चिट्ठे में, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और जैसे फॉर्मेट है वैसे ही आपको जो है बैलेंस शीट बनाना है, क्योंकि ये कौन सी कंपनी का है, बीमा कंपनी का चिट्ठा है। अब ये तो हो गया चालू दायित्व, है ना। अब आगे डिस्कशन करते हैं प्रावधान, जो कि है 14 में, अनुसूची 14 में। इस अनुसूची में असमाप्त जोखिम के लिए संचय, है ना, जो हम असमाप्त जोखिम के लिए संचय जो है कहाँ लिखते हैं, आगम खाता में, है ना, उसका जो है यहाँ पर एंट्री होगी। फिर करों के लिए प्रावधान, प्रस्तावित लाभांश इत्यादि को इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसमें जो है सभी प्रकार के जो प्रावधान होते हैं, जैसे डूबत ऋण के लिए प्रावधान हो गया, है ना, करों के लिए प्रावधान हो गया, प्रस्तावित लाभांश इत्यादि को जो है शामिल करने वाला प्रावधान हो गया। तो ये सबको जो है कहाँ इंक्लूड करेंगे हम, प्रावधान के अंतर्गत। अब देखिए सब टोटल, अब अनुसूची 13 और 14 का जो टोटल है वो क्या कहलाएगा, सब टोटल, है ना। अब हम इससे क्या ज्ञात करेंगे, शुद्ध चालू संपत्ति। क्या ज्ञात करेंगे, शुद्ध चालू संपत्ति, जो किससे इंडिकेट कर रहे हैं, सी से। तो सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए क्या था हमारा, सब टोटल। किसका सब टोटल, हमारे संपत्तियों का, है ना। फिर बी हमारा क्या था, सब टोटल। बी हमारा क्या था, जो चालू दायित्व था और प्रावधान था उसका टोटल। तो फिर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, शुद्ध चालू संपत्ति, है ना। फिर उसके बाद हमारा है विविध व्यय। क्या है, विविध व्यय, जो कि अनुसूची नंबर क्या है, 15 में है, अनुसूची नंबर 15 में। तो इस अनुसूची में अंशों को ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टे पर निर्गमन, है ना, अंशों और ऋण पत्रों पर अगर अंशों और ऋण पत्रों को हम बट्टे पर अगर कोई निर्गमन कर रहे हैं, है ना, और गैर अभिलिखित राशि या अन्य ऐसे व्यय को दर्शाया जाता है जिनसे भविष्य में उचित लाभ होने की क्या है, आशा है। तो इसमें जो है हम बट्टे पर अगर हम निर्गमित करेंगे तो हमको क्या होगी, व्यय ही माना जाएगा, हमारी हानि होगी, है ना। अब जो है 100 रुपये की चीज़ है, मतलब 100 रुपये का अंश है सपोज, अब उसको 90 रुपये में हम इशू कर रहे हैं, तो कंपनी का कितना लॉस हो जा रहा है, 10 रुपये का। तो कंपनी का ये हानि है ना। तो कंपनी की हानि को कहाँ दिखाएंगे, विविध व्यय में दिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लाभ हानि का डेबिट शेष। क्या, लाभ हानि का डेबिट शेष। फिर जो लाभ हानि का डेबिट शेष रहेगा वो हम कहाँ दिखाएंगे, हाँ, अनुसूची 15 के नीचे। फिर उसके बाद अब टोटल, है ना। तो अब ये संपत्ति का टोटल हो गया, तो ध्यान रहे दायित्व का और संपत्ति का टोटल दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये है हमारा क्या, चिट्ठा का प्रारूप। एक बार फिर से जो है आप देख लीजिए, आपके जो है दायित्व पक्ष को आपके कोष क्या माना जाता है, स्रोत। इधर पूरे किसको लिखेंगे, दायित्व पक्ष को लिखेंगे, है ना। और कोष का उपयोग या कोष के प्रयोग में आप किसको लिखेंगे, संपत्ति पक्ष को लिखेंगे, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसे कि आपको पता है दायित्व में आपका अंश पूंजी, संचय ये सब आता है। और जो है शेड्यूल को ध्यान में रखना कि अनुसूची 5 में कहाँ आता है, अनुसूची 6 में क्या आता है, अनुसूची 7 में क्या आता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 6 में हम अंश पूंजी लिख दे, है ना, और 5 में हम लिख दे संचय आधिक्य, तो आपका जो है बैलेंस शीट गलत हो जाएगा। तो जिस शेड्यूल में है उस शेड्यूल में आप जो है उस मदों को लिखेंगे, है ना, ताकि जो है आपका बैलेंस शीट सही हो। क्योंकि हमें बीमा अगर बोल दे आपको कि बीमा कंपनी का जो है अंतिम लेखे तैयार कीजिए, तो सबसे पहले आपको आगम खाता बनाना पड़ेगा, है ना। और आगम खाता में आप चारों जो है अनुसूचियों को रट लेना कि 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, 3 में क्या आता है और 4 में क्या आता है। फिर उसके बाद आपको जो है लाभ हानि खाता बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको चिट्ठा, तो चिट्ठे में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 अनुसूचियों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये है बीमा कंपनी का जो है खातों का, ये है डिटेल। अब जो है नेक्स्ट में जो है हम
एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी मदे कहाँ पे जाएगा, है ना। कौन सी मदे जो है और उसका समायोजन का जो रहता है वो 2 बार जाता है। एक तो आपके आगम खाते में जाएगा और चिट्ठे में जाएगा, है ना। तो जैसे पिछले और बता दूं कि जैसे आगम खाता और लाभ हानि खाता, क्योंकि आगम खाता का जो मदे हैं वो कहीं ना कहीं लाभ हानि खाते के मदों के समान है। जैसे ब्याज है, किराया है, लाभांश प्राप्त है, वो लाभ हानि खाता में भी है। तो आप जो है उसमें आगम खाता में ना लिख के आप लाभ हानि खाता में लिख सकते हो, या आप लाभ हानि खाता में नहीं लिखते हो तो आप आगम खाता में लिख सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी, दोनों में से एक जगह आएगा। तो अब जो है आगे हम एग्जाम्पल से जो है समझेंगे कि चिट्ठा किस प्रकार बनाया जाता है, फिर तीनों को एक साथ बनाएंगे। थैंक यू।